व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 4 पे और बहुत ही आसान सा यूनिट है। इसमें हम ग्रोथ की बात करेंगे कि कैसे एक एंटरप्राइज को ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है। हम मर्जर्स की बात करेंगे, एक्विजिशंस की बात करेंगे, एक्सपेंशन की बात करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत इजी सा चैप्टर है। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको भी करते हैं खत्म। चलिए जल्दी से, लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रैटेजीज। मतलब हम मेनली किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, कैसे उसके पास एडवांटेजेस आते हैं, लिमिटेशंस आते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेट्स डू दिस। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। तो देखो बोल रहा है ग्रोथ बहुत इसेंशियल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। मतलब कोई भी बिजनेस हो, ग्रोथ तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर इंसान ग्रोथ देख रहा होता है ना, कि आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्यादा हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो, विद टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग अच्छे से हो। तो बहुत सारी चीजें ग्रोथ में आ जाती हैं। ठीक है। आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योर्स एम फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब बिजनेस को बड़ा करना। ड्यूरिंग ग्रोथ एन एंटरप्रेन्योर एक्ट एज बोथ मैनेजर एंड एज अ लीडर रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल स्किल्स। बिजनेस एक्सपेंशन कैन अकर थ्रू डाइवर्सिफिकेशन और एक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ अदर बिजनेसेस। ये ध्यान रखना बच्चों, दो तरीके से एक्सपेंशन हो सकता है। एक तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ा लो, एक की जगह मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप करो। और दूसरा हो सकता है आप दूसरे बिजनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर लो, है ना। तो दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एक्सपेंशन, एक्सटर्नल एक्सपेंशन। इंटरनल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर एक्सपैंड करना, अपने प्रोडक्ट्स बनाना, अपनी वैरायटी बढ़ाना, अपने ब्रांचेस बढ़ाना। अपने अंदर की जब हम बात करते हैं, इट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर अ फर्म इंक्रीजेस इट्स एक्टिविटीज ओवर टाइम। अपनी अपनी एक्टिविटीज जब हम बढ़ाते हैं, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, चाहे नई मशीनें लाना हो, चाहे नए प्रोडक्शन एरिया में जाना हो, चाहे आउटपुट बढ़ाना हो, ये सब बच्चों हमारा इंटरनल एक्सपेंशन में आ जाता है। अब एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल होता है जब दो बिजनेस, एक तो हम हैं ही, एक और बाहर वाला बिजनेस मिलके आएगा और फिर हम एक नई फर्म बना रहे हैं, या कुछ इस तरीके से जब हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन बोलते हैं। कि हम सिर्फ अपने अंदर अंदर ही नहीं सोच रहे, मैं तो काम कर ही रहा हूं, एक बंदा और आ गया, वो भी मिलके मेरे साथ काम कर रहा है, उसको बोल देते हैं हम एक्सटर्नल एक्सपेंशन। इट हैपन्स व्हेन टू और मोर बिजनेसेस कंबाइन टू ग्रो टुगेदर। जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस कंबाइन करते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं, सच एज फ्रेंचाइजिंग और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। यही हमें बच्चों मेन टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पे। फ्रेंचाइजिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ये सब एक्सटर्नल एक्सपेंशन में आता है, राइट। तो ये हम यहाँ पे मेनली सीखने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों सारी चीजों की। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आ रहा है फ्रेंचाइजिंग। सर व्हाट इज फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग का सिंपल सा मतलब होता है बेटा, इसके अंदर ना ये एक एग्रीमेंट है सबसे पहले तो, जो दो पार्टी के बीच में हो रहा है। एक है फ्रेंचाइजर, एक है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर कौन है? जो आपको अधिकार दे रहा है, राइट दे रहा है अपने बिजनेस मॉडल को यूज करने का, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का, अपने बिजनेस सिस्टम्स को आपको वो दे देता है। या तो आपको पूरे ऑपरेशन सिखाएगा, या फिर आपको बना बनाया प्रोडक्ट देगा। कहीं ना कहीं एक ऑप्शन ये है मेरे पास कि मैं अपना बिजनेस खुद से सेटअप करूं पहले दिन से, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक चले चलाए बिजनेस से उसका नाम सहित सब कुछ एक्वायर कर लूं। तो जब मैं किसी चले चलाए बिजनेस का नाम सहित सब कुछ एक्वायर कर लेता हूं, उसको हम बोल देते हैं फ्रेंचाइजिंग, है ना। जैसे बोलते हैं ना लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग की, भैया उसके पास डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, उसके पास पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी है। अब मैं अपना पिज्जा की दुकान खोलूंगा तो पता नहीं कब चलेगी, लेकिन डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लूंगा तो डोमिनोज को ऑलरेडी दुनिया जानती है, तो पहले दिन से चलेगी। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। ठीक है। तो देखो है क्या, इट कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट वेयर द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ ट्रेड मार्केट प्रोडक्ट। ट्रेड मार्क्ड प्रोडक्ट है, ट्रेड मार्क्ड मतलब कि जिसका ऑलरेडी उन्होंने प्रोटेक्शन लिया हुआ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कराया हुआ है, गिव्स एक्सक्लूसिव राइट टू लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज एंड कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यानी आप उनको अधिकार दोगे, फ्रेंचाइजर अधिकार देगा, और बदले में आपको फिक्स्ड रॉयल्टी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको मेंटेन रखने पड़ेंगे, आप वो नहीं हिला सकते।
ठीक हो गया बेटा। अब फ्रेंचाइजर कौन है? जो अपना अधिकार बेच रहा है। फ्रेंचाइजी कौन है? जो परचेज कर रहा है। और जो इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट डिफाइनिंग द म्यूचुअल टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन अ फ्रेंचाइजर एंड अ फ्रेंचाइजी। एग्रीमेंट डिजाइन किया जाता है ताकि कोई भी किसी तरीके से डिस्प्यूट ना हो और सब कुछ क्लियर कट हो, वेल डिफाइंड हो। ठीक है बेटा। इसके अंदर होता क्या क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशन कि क्या कॉन्ट्रैक्ट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। ऑपरेशंस मैनुअल कि आप बिजनेस को कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे चलाओगे। प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट्स किसके पास कितनी ऑनरशिप रहने वाली है। ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस कि जो बिजनेस चलेगा उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, कौन करेगा, फ्रेंचाइजर करेगा, फ्रेंचाइजी करेगा, सब कुछ बेसिकली लिख दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों कितने प्रकार की फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कितने प्रकार की फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे सबसे पहले क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी। यार ब्लैक कलर चाहिए। प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी, उसके बाद बिजनेस फ्रेंचाइज, उसके बाद फॉर्मेट फ्रेंचाइज। तो देखो बहुत ध्यान से समझना। प्रोडक्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि कंपनी प्रोडक्ट खुद बनाएगी, आपको बस राइट देगी कि तुम उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, है ना। यहां पे क्या होगा? द मैन्युफैक्चरर ग्रांट्स अ स्टोर ओनर द अथॉरिटी टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। सामान मैन्युफैक्चरर ही बनाएगा, आपके पास उसका स्टोर है, आप उसको सेल कर सकते हो, तो आप बस खरीदोगे और बेचोगे, अपना मार्जिन रखोगे, बाकी उसको दे दोगे, है ना। तो ये होती है प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? आपको वो बोलेगा अब आप ही बनाओ और आप ही बेचो। तो यहां पे क्या होगा? द फ्रेंचाइजी इज कन्फर्ड विद एक्सक्लूसिव राइट्स टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एंड सेल इट टू द पब्लिक। ठीक हो गया? नहीं होगा, नाम फ्रेंचाइजर का ही चलेगा। तो यहां पे बना बनाया प्रोडक्ट होता है, यहां आप बनाओगे। तीसरा क्या होता है? बिजनेस फ्रेंचाइज। बिजनेस फ्रेंचाइज का क्या होता है कि भैया आप सिर्फ, यहां पे क्या था? यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल रहा था, यहां पे आपको बनाना था, यहां पे क्या होगा? आपको सारा बिजनेस खुद ही करना है, पूरे ऑपरेशंस आप ही संभालोगे। तो देखो यहां पे क्या है? दिस मॉडल रिक्वायर दैट अ बिजनेस ओनर परचेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट्स फॉर वन स्पेसिफिक कंपनी। कंपनी उसको कस्टमर भी देगी, कंपनी उसको नाम भी देगी, कंपनी उसको वैल्यू भी देगी, और आपको बिजनेस अच्छे से चलाना है, राइट। इसको बोलते हैं बिजनेस फ्रेंचाइजी। और बिजनेस फॉर्मेट क्या होता है? बिजनेस फॉर्मेट का मतलब होता है कि बिजनेस आपको पूरा करना ही सिखा देंगे, आपको ऑपरेशंस भी दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग। इन दिस फ्रेंचाइजर प्रोवाइड द फ्रेंचाइजी अ प्रूवन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, कि कैसे बिजनेस चलता है, पूरा का पूरा मेथड दे देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, और आपको धंधा खुद ही चलाना है। तो यहां सिर्फ प्रोडक्ट देंगे, यहां मैन्युफैक्चरिंग का राइट देंगे, यहां पे आपको पूरा का पूरा बिजनेस फ्रेंचाइज यानी आपके साथ पार्टनर करके चलेंगे एक तरीके से, और यहां पे आपको पूरा ऑपरेशंस, पूरे प्रोसेसेस भी सिखा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आता है बच्चों फ्रेंचाइजिंग किस तरीके से नए स्टार्टअप्स की मदद कर रही है। सही है, तो देखो फटाफट से, ये तो सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? इट प्रोवाइड स्टार्टअप विद अ रेडी मार्केट। आपको एक रेडी मार्केट मिलती है, एक ऑलरेडी चला चलाया ब्रांड है जो आपको अपनी मार्केट दे रहा है। तो आपके पास सीखने के लिए कितना कुछ है। अगर आपको वैसा ही कुछ बनाना है तो आप एक बार फ्रेंचाइजी मॉडल लेके सीखना शुरू करो, उसके बाद कुछ भी कर सकते हो, है ना। द फ्रेंचाइजर इम्पार्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग भी देते हैं स्टार्टअप्स को, सो दैट दे आर एबल टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, राइट। उसके बाद क्या होता है? स्टार्टअप कैन ग्रो एट अ फास्टर रेट विदाउट इंक्रीजिंग देयर लेबर और ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सिस्टम्स बनाए हुए हैं, आपको अपना पैसा लगाना है और बिजनेस ग्रो करना है, सिंपल। चौथा बोल रहा है कि कॉपरेशन की फीलिंग होती है इसके अंदर, कलेक्टिव गेन्स की फीलिंग होती है, यानी आपको पता है कि कंपनी का पैसा बनेगा तो आपका भी पैसा बनेगा, तो दोनों की ग्रोथ बिजनेस के ग्रो होने में ही है। तो म्यूचुअल कॉपरेशन रहता है, कलेक्टिव गेन रहते हैं, उससे आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, क्या फायदे हैं फ्रेंचाइजिंग के? फ्रेंचाइजी को और फ्रेंचाइजर को, फ्रेंचाइजर जो अपने अधिकार बेच रहा है उसको क्या फायदा है? जैसे डोमिनोज की अगर मैं फ्रेंचाइजी ले लूं तो डोमिनोज को क्या फायदा है? उसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, कॉस्ट बचेगा क्योंकि और बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, जितने बड़े लेवल पे करते हैं पर यूनिट कॉस्ट कम आता है, राइट। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि रिस्क शेयर हो जाता है दो लोगों के अंदर। और जिसने फ्रेंचाइजी ली है, जैसे सपोज मैंने ले ली, तो मुझे क्या क्या फायदा है? प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मार्केट एक्सेप्ट कर चुकी है तो बेचने में कोई तकलीफ नहीं है।
मैनेजमेंट में एक्सपर्टीज मिलती है, वो ऑलरेडी सब देख चुके हैं, लॉज एंड हाई सब झेल चुके हैं, तो मैनेजमेंट आसान होगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर मैं अपना करता तो बहुत हैवी कैपिटल चाहिए था, अभी एक लिमिटेड कैपिटल में भी एक अच्छा बिजनेस चला सकता हूँ। नॉलेज ऑफ द मार्केट, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि बाजार में कैसे क्या चीज काम करती है, लर्निंग्स मिलती हैं। ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल्स भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास आता है डिसएडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? नंबर 1, जो देने वाला है फ्रेंचाइजी, डिफिकल्ट इन आइडेंटिफाइंग क्वालिटी फ्रेंचाइजीज। कई बार गलत लोग ले लेते हैं, वो उस ब्रांड की ऐसी तैसी पीट देते हैं, है ना, तो वो भी बहुत ही मुश्किल होता है देखना कि कौन सही लोग हैं जिनको फ्रेंचाइजी दी जाए। फेडरल एंड स्टेट रेगुलेशंस, कई बार गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस में फ्रीडम ऑफ द बिजनेस की, फ्रीडम ऑफ द स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया जाता है, तो जितना कंट्रोल आप बनाना चाहते हो एज अ फ्रेंचाइजर वो आप नहीं बना पाते। तीसरा बोल रहा है लॉस ऑफ कंप्लीट ब्रांड कंट्रोल, आपका ब्रांड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल से पूरा कंट्रोल चला जाता है। ठीक है। और डिसएडवांटेजेस फ्रेंचाइजी को क्या है? राइट एंड द ओनली वे ऑफ डूइंग थिंग्स, आपको बस ये बता दिया जाएगा कि ऐसे करना है तो आपको वैसे ही करना है, आप अपना कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कॉन्टिन्यूइंग कॉस्ट इंप्लीकेशन, आपके लिए हर महीने एक रॉयल्टी, एक फिक्स कॉस्ट आपकी बन जाती है, फिर बिजनेस चाहे कम चले चाहे ज्यादा चले आपको वो कॉस्ट तो देनी ही पड़ती है। तीसरा, रिस्क ऑफ फ्रेंचाइजर गेटिंग ब्रॉट, कई बार ये डर होता है कि आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली और वही कंपनी बिक गई, है ना, तो वहां से फिर आपको किसी और के लिए काम करना पड़ेगा। नंबर 4, इनएबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज, कई बार आपको फ्रेंचाइजर अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो आपका ओवरऑल नुकसान हो जाता है, पैसा डूब जाता है, ऐसा भी होता है, राइट। इसके बाद आ रहा है बच्चों, एक तो हमने फ्रेंचाइजिंग पढ़ लिया कि अगर एंटरप्राइज को ग्रो करना है तो फ्रेंचाइजी मॉडल है। दूसरा होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। अब सर ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस क्या होते हैं? मर्जर्स का मतलब होता है बिजनेस, दो बिजनेसेस को मर्ज कर देना, दो बिजनेसेस को एक बिजनेस बना देना। अब इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है अमेलगमेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन क्या होता है? ए बिजनेस प्लस बी बिजनेस मिलके सी बिजनेस बना दिया, ये हो गया अमेलगमेशन। दोनों ने अपनी एग्जिस्टेंस खत्म करी और दोनों ने मिलके एक और एक 11 एक तीसरा बिजनेस खड़ा कर दिया। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई, यानी ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो मेनली अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन, जहां पे दो बिजनेस ने मर्ज करके एक बड़ा बिजनेस बनाया, इसको बोलते हैं मर्जर। मर्जर एंड एक्विजिशंस इज अ स्ट्रैटेजी दैट एंश्योर एक्सेलरेटेड ग्रोथ। एक्सेलरेटेड का मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगी। Also helps a business to expand externally. Business of any size can flourish as a result of merging with another company. जब आप एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर लेते हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। अब मर्जर क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन लार्ज कंपनी। द एक्वायरिंग कंपनी टेक्स ओवर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द मर्ज्ड कंपनी। अब देखो दो चीजें हैं, एक है एक्वायरिंग जो एक्वायर कर रही है, एक है मर्ज्ड जो उसके अंदर सम्मिलित हो जाएगी। ठीक है। All the combining companies are dissolved and the new entity continues to operate. मर्जर दो तरीके से हो सकता है, अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आता है बच्चों मर्जर्स कितने प्रकार के हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज अ सावधान इंडिया सवाल, इसके अंदर सावधान इंडिया का ऑप्शन देना चाहिए था इन्हें। दिस इज अ सावधान इंडिया सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, तो ये आप मिस नहीं करेंगे। ओके, ओ स्माइली भी है, ये आप मिस नहीं करेंगे। लो जी, सबसे पहले कौन सा मर्जर आ रहा है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। सबसे पहले कौन सा आ रहा है? कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है कि दो ऐसे बिजनेस मर्ज होते हैं जिनका एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं था। मतलब एक कंपनी आइसक्रीम बनाती है, एक कंपनी जूता बनाती है, दोनों का कुछ लेना देना ही नहीं है और मिलजुल के एक नई कंपनी बना दी। ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ मर्जर द फर्म्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस come together. This kind of merger can take the following two forms. इसको हम प्योर कॉन्ग्लोमरेट भी बोल सकते हैं और मिक्स कॉन्ग्लोमरेट भी बोल सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना कि टोटली अनरिलेटेड बिजनेस आपस में मिलकर कुछ नया बनाते हैं। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो सेम इंडस्ट्री में बिजनेस है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है कि एक बंदे का लेवल भी यहाँ है, दूसरी कंपनी का लेवल भी यहाँ है, दोनों सेम लेवल पे हैं, दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बना ली, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। दिस मर्जर अकर बिटवीन कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। सेम इंडस्ट्री के होते हैं। इट इज जनरली बिटवीन कॉम्पिटिटर्स। ये यूजुअली किसके बीच में होता है? कॉम्पिटिटर। जैसे वोडाफोन और आइडिया मिलकर वीआई बना दिया, दोनों सेम में थे,
तो ये कौन सा मर्जर हो गया? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद होता है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर, नाम में ही है देखो, मार्केट को फैलाने के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए, कि सेम प्रोडक्ट में डील करते हैं बट अलग अलग मार्केट्स में। अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि एक यूनिफॉर्म की दुकान वाला ब्रांड है, बस उसका नॉर्थ में बहुत नाम है, उसका साउथ में बहुत नाम है, ठीक है ना, एक का नॉर्थ में बहुत नाम है, एक का साउथ में बहुत नाम है, लेकिन बनाते दोनों यूनिफॉर्म्स ही हैं। तो अगर ये दोनों मिलकर बिजनेस करें तो नॉर्थ और साउथ दोनों जगह इनका काम फैल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? मार्केट एक्सटेंशन। दीज मर्जर्स टेक्स प्लेस बिटवीन कंपनीज दैट डील इन सेम प्रोडक्ट बट इन सेपरेट मार्केट्स। सेम प्रोडक्ट लेकिन मार्केट अलग अलग। द मेन पर्पज इज टू मेक श्योर दैट मर्जिंग कंपनी कैन गेट एक्सेस टू अ बिगेस्ट या बिगर मार्केट शेयर। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। अब ये तो था देखो मार्केट को एक्सटेंड करने के लिए, मार्केट को बड़ा करने के लिए। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में ये होता है कि जो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, मैं बनाता हूं सीट कवर्स, सीट कवर बनाता हूं, और एक कंपनी है जो गाड़ी की सीट बनाती है, तो एक सीट कवर बनाती है, एक सीट बनाती है। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना बड़ा प्रोडक्ट फैलेगा। अभी बहुत सारे लोग सीट खरीद लेते हैं, सीट कवर खरीदते नहीं है गाड़ी के साथ, है ना भाई। सीट तो चलो फ्री है, लेकिन सीट कवर भी खरीदेंगे तो कितना फायदा होगा। तो जब ये दोनों कंपनी मिल जाएंगी तो वहां पे बनेगा प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर। दिस मर्जर टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट डील इन प्रोडक्ट विच आर रिलेटेड, जो एक दूसरे से मिलते जुलते प्रोडक्ट होते हैं, एंड ऑपरेट इन द सेम मार्केट, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों वर्टिकल मर्जर्स। वर्टिकल मर्जर का क्या मतलब होता है कि जब अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इस लेवल पे काम कर रहा है, एक इस लेवल पे, फिर दोनों मिल गए, तो ये वर्टिकल हो गया, है ना। अ मर्जर बिटवीन टू कंपनी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज वर्टिकल मर्जर व्हेन टू और मोर फर्म्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल, बोला ना, अलग अलग लेवल पे विद इन एन इंडस्ट्री, फिर वो जब मिल जाते हैं तो फिर वो वर्टिकल बन जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉर्टेड। अब आ गया बच्चों एक्विजिशन। एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर खरीद के उसको एक्वायर कर लेती है, अपना ही हिस्सा बना लेती है। तो जो खरीदने वाली कंपनी होती है वो होल्डिंग कंपनी बन जाती है, जिसको खरीदा जाता है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। एन एक्विजिशन इज अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी परचेजेस मोस्ट और ऑल ऑफ द टारगेट कंपनी शेयर टू गेन कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी। भाई जिसके पास शेयर्स होंगे उस कंपनी के, वही मालिक है। एक्विजिशन इज अ जनरल टर्म विच इंक्लूड्स एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। मेन तो यही है बच्चों, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। अब देखो एक्विजिशन कैसा कैसा हो सकता है। सबसे पहले बोल रहा है देखो फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली का क्या मतलब होता है? फ्रेंडली टर्म्स में, आपस में मिलजुल के ही कर लिया, है ना। द कंपनीज इन्वॉल्व्ड अप्रूव द एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली टर्म्स। देयर इज नो फोर्सफुल एक्विजिशन, कोई भी फोर्सफुल नहीं होता। अब ऐसे ही एक खतरनाक भी होता है जिसके अंदर गुस्से में, कि भाई एक छोटी कंपनी है जो बड़ी कंपनी को बहुत परेशान कर रही है और उसने गुस्से में आके उसे खरीद ही लिया, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। उसको क्या बोलते हैं हम? हॉस्टाइल। द होल ट्रांजेक्शन इज कैरिड आउट थ्रू फोर्स। द टारगेट कंपनी इज ड्रिवन टू सच एन एक्सट्रीम सिचुएशन दैट इट हैज टू एग्री विद द एक्विजिशन कॉन्ट्ररी टू इट्स विल। सामने वाले को इतना ज्यादा कंट्रोल कर लिया जाता है, सिचुएशंस ऐसी बना दी जाती हैं कि उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, सामने वाली कंपनी को उसके अपने शेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। उसको बोलते हैं हॉस्टाइल। तो जब फ्रेंडली टर्म्स पे होता है तो फ्रेंडली, अगर ऐसे सिचुएशंस में होता है तो हॉस्टाइल। उसके बाद क्या होता है बच्चों? रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन में क्या होता है? ध्यान रखना, जब एक प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी को खरीद ले, नॉर्मली पब्लिक कंपनी बहुत बड़ी होती है, वो छोटी छोटी कंपनीज को खरीदती हैं, लेकिन अगर कभी प्राइवेट कंपनी उल्टा पब्लिक कंपनी को ही खरीद ले, इसको बोलते हैं रिवर्स। अंडर दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी, ठीक है बेटा। इसके बाद आता है बैकफ्लिप एक्विजिशन। बैकफ्लिप एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? द परचेजिंग कंपनी बिकम द सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी। यानी कि जिस कंपनी ने एक छोटी कंपनी को खरीदा था, छोटी कंपनी का बढ़िया चल रहा था बिजनेस, बड़ी वाली डूबने लगी तो छोटी वाली ने बड़ी वाली को खरीद लिया, ऐसा हो गया। तो इसको क्या बोल देते हैं हम? बैकफ्लिप। इसको हो गया बोल दिया बैकफ्लिप। द परचेजिंग कंपनी बिकम सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी। इट इज वेरी रेयर, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है। बढ़िया सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स एंड एक्विजिशन में क्या क्या चीजें सोचनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप एनालाइज करो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि जो कंपनी
खरीदने वाली है, जो परचेजर है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार का मर्जर करना चाहती हैं, किस प्रकार का वो एक्विजिशन करना चाहती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा, आइडिया जनरेट करो कि कहाँ से कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्रेंडली टर्म्स पे कर सकते हैं या हॉस्टाइल टर्म्स पे करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी की वैल्यू लगाओ। भाई अगर मर्जर एक्विजिशन करना है तो वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तो वैल्यू लगवाओ। चौथा, पोटेंशियल पार्टनर ढूंढो। अगर आप अकेले इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अकेले, अदरवाइज आप पार्टनरशिप में भी कंपनीज को एक्वायर कर लेते हो, वो देखो। पांचवा, डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क रेडी करो। फिर ड्यू डिलीजेंस करो। ड्यू डिलीजेंस का मतलब सारी चीजें चेक करना ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, जो जो फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क रिक्वायर्ड है वो जेन्युइनली आपके पास है या नहीं है। उसके बाद सपोर्टिंग मैनेजमेंट रेडी करना, और लास्ट में नेगोशिएट करना, चर्चा करना, डीलिंग्स करना। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों मर्जर्स होते क्यों हैं। नंबर 1 सिनर्जी है, ये सिनर्जी। सिनर्जी, सिनर्जी का मतलब होता है कि 1+1 11 वाली बात आएगी। यूजुअली अलग अलग काम कर रहे हैं, मार्केट शेयर छोटा है, लेकिन जब मिल जाएंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। इट इंप्लाइज अ कंडीशन वेयर 2+2 इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो, जो कंबाइंड वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाती है। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करना। ये हो सकता है कि आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो आपके पास अभी नहीं है, किसी और कंपनी के पास है, आप उसको खरीद लो, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपके पास भी। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। भाई एक सामने वाला बंदा 2 रुपए कमा रहा है, आप भी 2 रुपए कमा रहे हो, मिलके करोगे तो शायद 5 6 7 8 कमाओ तुम सारे, तो प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं बच्चों, क्योंकि स्किल बढ़ती है, मैन पावर बढ़ती है, वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है ना। उसके बाद एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब होता है कि कैपेबिलिटी एक्वायर कर लेना, कि आपको बहुत कैपेबल कोई कंपनी दिख रही है बट वो अभी छोटी है, तो आपने उसको अभी एक्वायर कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपने अपने लिए एक बहुत कॉम्पिटेंट यूनिट खरीद ली जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा भी होता है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों एंट्री इनटू द न्यू मार्केट्स। तो आप इस तरीके से मर्जर्स एक्विजिशंस करके नई मार्केट्स में भी एंटर कर सकते हो, जो कि आप नॉर्मली अकेले शायद ना कर पाते, है ना। कि आपने किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कंपनी के साथ एक्विजिशन कर लिया या मर्जर कर लिया जहां पे आप कुछ नई मार्केट में एंटर कर रहे हो। जैसे सपोज आपका बिजनेस सिर्फ नॉर्थ में है, अब आपने साउथ में भी शुरू कर दिया, तो ये आप कर सकते हो। या फिर एक्सेस टू फंड्स, आपके पास अगर शॉर्टेज ऑफ फंड्स हैं तो आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर धंधा कर सकते हो जिसके पास बहुत सरप्लस ऑफ फंड है, तो आपको बहुत इजी हो जाता है ना। टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट, आपकी टैक्स लाइबिलिटीज, जो ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो कम हो जाती हैं बच्चों। ठीक हो गया, परफेक्ट। इसके बाद आता है कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन फेल क्यों हो जाते हैं। यूजुअली कई सारे मर्जर्स एंड एक्विजिशन को हमने फेल होते देखा है, डूबते देखा है बुरे तरीके से, तो वो क्यों हो जाते हैं, उनके क्या कारण है, ये हमें यहाँ पे जानने हैं। तो देखो, सबसे पहला बोल रहा है कि अनरियलिस्टिक प्राइस पेड फॉर द टारगेट कंपनी। आपने जिस कंपनी को कई बार जिद में एक्वायर किया होता है या उसके साथ मर्जर किया होता है, उसका आपने अनरियलिस्टिक पैसे दे दिए उनके एसेट्स के, उनकी जो एक्चुअल वर्थ थी उससे कई ज्यादा दे दिया, और वहां से आपको आरओआई वो नहीं आता जो आना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम आगे चले, अरे हो जाए यार, रिस्पॉन्ड कर दे, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर भाई, वीडियो चल रही है मेरी। हाँ, ये बात। इसके बाद बोल रहा है बच्चों ओवरस्टेटेड सिनर्जीज। जो आपने सोचा था कि भाई सिनर्जी बहुत अच्छी बनेगी, जैसा आपने सोचा था वैसी सिनर्जी नहीं बनी। कई बार कोऑपरेशन नहीं बनता, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो सिनर्जी जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। इसके बाद इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज। इंटीग्रेशन डिफिकल्टीज का मतलब होता है कि जो चीजें आपने इंटीग्रेट करने की सोची थी, कि हमारी टेक्नोलॉजी उनकी मशीनें, या उनकी मशीनें हमारी टेक्नोलॉजी, या हमारी मशीनें उनकी टेक्नोलॉजी, या जो भी तुमने सिस्टम्स इंटीग्रेट करने की सोची थी, ऑपरेशंस इंटीग्रेट करने की सोची थी, वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद पुअर बिजनेस फिट। जो आपने सोचा था कि एक अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा, वो एक पुअर बिजनेस फिट बन के सामने आता है। ड्यू डिलीजेंस आप कई बार सही से नहीं करते, एनालिसिस आप ठीक से नहीं करते, स्टडी आप ठीक से नहीं करते, जो आपने ऊपर ऊपर से स्टडी करा था उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट नहीं मिलता। उसके बाद कल्चर डिफरेंसेस होते हैं कई बार। भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 दिशाएं हैं, चारों में कल्चर्स अलग अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, तो कई बार वो भी एक समान नहीं जुड़ पाते। उसके बाद हाई लिवरेज। जितना आप सोचते हो कि बेनिफिट होगा उतना बेनिफिट आपको नहीं आता, कॉस्ट बढ़ते चले जाते हैं, प्रॉफिट्स घटते चले जाते हैं, और आपका नुकसान होता चला जाता है। देन बोर्ड रूम स्प्लिट। बोर्ड रूम स्प्लिट का मतलब होता है कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें भी स्प्लिट करना पड़ता है। भाई एक कंपनी का एक बोर्ड है, दूसरी कंपनी का एक बोर्ड है, अब एक नई कंपनी बनाई है, वहां पे कौन लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होंगे, वो स्प्लिट कैसे डिसाइड होगा, ये अपने आप में एक चैलेंज होता है। उसके बाद रेगुलेटरी इशू। रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सारे हैं,
कंपनीज एक्ट के, कैपिटल मार्केट्स के, सेबी के, बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आप पूरे नहीं कर पाते। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स इशू, स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज भी बहुत सारे रहते हैं। ये था बच्चों हमारा छोटा सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 ये भी खत्म है। इसके बाद चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 उसको करेंगे और चीजें कर देंगे समाप्त। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।